फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चैप्टर नंबर 12 है बीआईके का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। चार्जेस होते हैं एट रेस्ट में, उनके बारे में पढ़ते हैं। जो चार्जेस मूव नहीं करते, रेस्ट में होते हैं, उनके बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। फिजिक्स की ब्रांच है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। दो ऑब्जेक्ट्स, चार्ज ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे। दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन प्रोड्यूस करते हैं या एक्सर्ट करते हैं, तो कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच टू ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, exert force of attraction or repulsion on another. There are two types of charges, positive charge and negative charge. The behavior of substance which is created due to the deficiency of electron, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की एक्सिस की वजह से चार्ज प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है। प्रॉपर्टीज हैं कुछ चार्जेस की। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और चार्जेस कंजर्व, चार्ज सेम रहता है, चार्ज जो है वो यूज नहीं होता या जो है डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है। अच्छा जी, कॉलम्स लॉ हमारे पास एक स्टेटमेंट आती है और जो है एक लॉ आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास यही है और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें देख लेते हैं क्या कह रहे हैं भाई। एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच साइंटिस्ट ऑगस्टिन डी कूलम। उन्होंने एक लॉ फॉरवर्ड किया था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, एक चार्जेस के बारे में, उसके बारे में देख लेते हैं। स्टेटमेंट उनकी ये है: द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of their charges and inversely proportional to the square of distance between them. Suppose we have two charges, q1 and q2. There must be some force between them. And according to the Coulomb's law, force between them is proportional to product of their charges. जो हमारे पास q1 है वो चार्ज 1 है और q2 जो है वो चार्ज 2 है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के। ठीक है। जितना ज्यादा इनका प्रोडक्ट आएगा उतनी ज्यादा इनके बीच में जो है वो फोर्स होगी। ठीक है। सेकंड क्या हो रहा है, सेकंड क्या बात है इसके अंदर, सेकंड स्टेटमेंट इसी लॉ के अंदर आ रही है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर मैं कहता हूँ कि चार्ज 1 और चार्ज 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है। चार्ज 1 और चार्ज 2 के सेंटर से लेके बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। तो जो फोर्स लग रही है इनके इनके बीच में, चार्जेस के बीच में, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शनल है इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को मैं कंबाइन कर लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ प्रोपोर्शनल टू q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा सकता हूँ तो मैं क्या लगा सकता हूँ, उसके साथ एक इक्वल टू लगा सकता हूँ और एक कांस्टेंट लगा सकता हूँ k। k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हियर एंड q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इज सेम। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनी वो क्या बनी, f इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। एक मेरे पास सिमुलेशन है इससे रिलेटेड और वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। So here is the charges. We have two charges Q1 and Q2, or we may regulate their values from 0 coulomb to 10 microcoulomb and 0 to 10 minus 10 microcoulomb. और इसी तरह चार्ज 1 की जो वैल्यू है वो भी रेगुलेट कर सकते हैं, 0 से 10 माइक्रोकूलम तक जा सकती है और 0 से ही माइनस 10 माइक्रोकूलम तक जा सकती है। मतलब चार्जेस को आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। और इनके बीच में ये है वो एक स्केल रखा है और सेंटीमीटर में उसकी वैल्यू है। यहाँ पर कुछ वैल्यूज नजर आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी चार्ज 1 को 0 कूलम दिया हुआ है, चार्ज 2 को भी 0 कॉलम दिया हुआ है, तो इसके ऊपर फिलहाल कोई चार्ज मौजूद नहीं है। जब इनके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है तो इनके ऊपर कोई फोर्स भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे 0 0 लिखा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इन दोनों को फिलहाल
10 कूलम दे देता हूँ प्लस का, दोनों को पॉजिटिव कर देता हूँ। अब आप ये देख रहे होंगे कि दोनों के पैर एरोस आ गए हैं और वैल्यू यहाँ पे क्रिएट हो गई है 89.879 न्यूटन, और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अभी इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 10 सेंटीमीटर। तो चार्जेस देने के ऊपर इनकी फोर्सेस नजर आ रही हैं। अब मैं फिलहाल इनका क्या करता हूँ, इनका डिस्टेंस कम करना शुरू करता हूँ। अब देखने वाली बात यह है कि डिस्टेंस कम करने से फोर्स क्या हो रही है, डिस्टेंस कम करने से फोर्स इंक्रीज हो रही है। तो ये हमने यहाँ से एक वैल्यू कम करनी शुरू कर दी रेडियस की या डिस्टेंस की। जब डिस्टेंस कम हो रहा है तो इनकी बीच की फोर्सेस बढ़ती जा रही हैं, एरोस बढ़ते जा रहे हैं, और वैल्यूज आपके सामने स्क्रीन पे शेयर हो रही होंगी। 590 हो गई है, 700 के करीब जा रही है वैल्यू, और इसी तरह भी ये डिस्टेंस जो है और डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस डिक्रीज होने से वैल्यूज जो है और इंक्रीज होती जा रही है। और इनके बीच में देखें जो रिपल्जन है वो इतनी बढ़ गई है कि 4585 न्यूटन के करीब वैल्यू है, और दोनों जो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं एक जैसी फोर्स से। जितनी फोर्स Q1 Q2 पे लगा रहा है उतनी ही फोर्स Q2 Q1 पे भी लगा रहा है। ठीक है, अभी ये अब इनके बीच में डिस्टेंस है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर रह गया तकरीबन। तो अब ये जो डिस्टेंस है, तो जब इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया तो इनकी जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, चार्जेस को भी देख लेते हैं। मैं चार्ज की वैल्यू जो है वो कम करता जा रहा हूँ। चार्ज की वैल्यू कम करने से प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो मैंने बात करी थी पहले कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस के। तो जब चार्जेस का प्रोडक्ट कम हो रहा है, चार्जेस का प्रोडक्ट कम हो रहा है, चार्जेस की अपना मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, तो इनके बीच की जो फोर्स है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये आ गई बात। और जैसे ही जैसे आप जब जीरो के करीब जाएंगे वैसे वैसे फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब प्रोडक्ट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, ऑल्दो के डिस्टेंस उनका बिल्कुल नहीं है, ये ना होने के बराबर है, ये बहुत कम डिस्टेंस है। बट चार्जेस के बीच में चार्ज होना बीच ज़रूरी है कि अगर दोनों के ऊपर चार्ज मौजूद है तो ही इनके बीच में फोर्स होगी। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी एक को चार्ज दे दूं तब भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन फील नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ चार्ज बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्जन होगी। ठीक है, अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, अब इनकी वैल्यूज जो है वो नेगेटिव भी करके देख लेता हूँ। -7 कूलम आ गया, -10 कूलम आ गया, और इस वाले चार्ज को भी क्या कर देता हूँ मैं, -10 कूलम कर देता हूँ। अगेन आपके पास नजर आ रहा होगा ये तुम्हारा दोनों -10 नेगेटिव कूलम के अंदर आ गए, और दोनों के चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड हो गया वो -10 कूलम हो गया। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, चार्जेस की क्वालिटीज होती हैं कि चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो अगर Q1 नेगेटिव है और Q2 भी नेगेटिव है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल ही करेंगे, और ये रिपेल ही कर रहे हैं। अगेन फोर्स वही है। तो अब एक और सिनेरियो देख लेते हैं जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव हो एक चार्ज नेगेटिव हो। तब इनके बीच में क्या होगा, तब इनके बीच में अट्रैक्शन होगी। एक चार्ज को मैंने Q1 को नेगेटिव कर दिया, Q2 को कर दिया पॉजिटिव 10 कूलम। ठीक है, 10 माइक्रो कूलम। अब इन दोनों की वैल्यूज जो है वो बराबर हैं, बट देखने वाली बात यह है कि एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना इनके बीच में सेम है, 4585 न्यूटन। ठीक है, और इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा फोर्स के अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनके बीच की जो फोर्स होगी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो, फोर्स में कोई नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, और डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो डिस्टेंस वही बात क्या, डिस्टेंस जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इनके बीच की फोर्स क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये कंक्लूजन है इस पूरी स्टेटमेंट का, जो इस सिमुलेशन में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। आई होप कि मुझे आप लोगों को समझ में आया होगा। दोबारा चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन फ्री स्पेस में अगर चार्जेस छोड़ दिए गए हैं तो के जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट है, और के की जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space. What is permittivity of the free space? It is the resistance offered by a medium for the electric lines of forces between the charges. दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं
उसके उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वैल्यू भी गिवन है यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास इसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, परमिटिविटी की। अगर फॉर एग्जांपल मैं के की वैल्यू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करता हूँ, तो के की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज द सेम, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अगर फ्री स्पेस नहीं है, फॉर एग्जांपल फ्री स्पेस नहीं है, कोई और डायइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, ये कोई और जो है मीडियम रख दिया है जिसकी वजह से परमिटिविटी में चेंज आ रहा है, तो अब क्या कर सकते हैं, तो के की जो वैल्यू है वो बन जाएगी के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। उस मीडियम की क्या रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक चार्जेस को लेके, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को लेके, वो कौन डिसाइड करेगा, उसकी परमिटिविटी डिसाइड करेगी एप्सिलॉन, ठीक है। फिर हम एक नई टर्म यहाँ पर डिफाइन करते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन to the permittivity of the free space epsilon naught is called the relative permittivity। और अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एप्सिलॉन नॉट को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैं इस वैल्यू में पुट करना चाह रहा हूँ, तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यही वैल्यू मैंने ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करी है। यहाँ पर मुझे एप्सिलॉन पुट करना था, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर उसकी रिप्लेसमेंट में पुट कर सकता हूँ, ठीक है। या इस तरह भी दिखा सकता हूँ मैं इसको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी डायइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। अगर इसी फोर्स को मैं वेक्टर फॉर्म में बताना चाहूँ, तो मुझे यहाँ एक यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा आर कैप, ठीक है, बाकी सेम चीजें रहेंगी सेम। और ये बात कर रहा हूँ मैं किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास फ्री स्पेस वाला ही फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है और उसको मैं यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दिखाना चाह रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं क्या करना पड़ेगा, इसमें इसमें मुझे करना पड़ेगा आर कैप इज द यूनिट वेक्टर मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। There R cap is the unit vector along the direction of force used to represent the direction of electrostatic force। बताया जाएगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।